हेलो वंस अगेन। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना होगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है समझने के लिए मान लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, जो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक बुक है। तो सरफेस को हम प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम आपका दो एक्सिस होना चाहिए। अगर कोना को पकड़िएगा तो एक हमारा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हो सकता है, तो इसको हम एक प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर ये प्लेन को जो आप देख रहे हैं, अगर ये प्लेन को हम टिल्ट कर दें तो आप बता सकिए क्या किस ओरिएंटेशन में ये प्लेन रखा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसको सही तरीके से बताने के लिए हमें क्या करना होता है, एक अजम्पशन करना पड़ता है। क्या मान लेते हैं कि सपोज ये सरफेस है, तो सरफेस से क्या करना होगा, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर यहां से खींचना होगा, एंड दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल टू द सरफेस। और ये नॉर्मल वेक्टर जो है, ये जो नॉर्मल है, हम इसको कहते हैं नॉर्मल यूनिट एरिया वेक्टर। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सरफेस एरिया जो दिख रहा है, इस सरफेस एरिया का अगर लोकेट करना है कि किस पोजीशन में ये हमारा बुक रखा हुआ है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमें एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। और नॉर्मल वेक्टर का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर होगा, किससे, सरफेस से। मान लीजिए एक सरफेस है, तो इस सरफेस से अगर एक परपेंडिकुलर हम वेक्टर खरीदेंगे जो कि इमेजिनरी है, तो ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, वही बताएगा कि ये किस ओरिएंटेशन में रखा है। मिसाल के तौर पर अगर इसे रोटेट करेंगे तो पूरा का पूरा ये आपको जो दिख रहा है पेन, ये पूरा का पूरा पेन भी इसके साथ रोटेट होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये बुक कौन सा ओरिएंटेशन में ये पेन बता रहा है। पेन बताएगा कि कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इस पेन को हम कहते हैं नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, मान लेंगे हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, अगर इस सरफेस का पोजीशन को लोकेट करना है कि किस ओरिएंटेशन में ये रखा हुआ है, तो इससे हमें क्या करना होता है, एक इमेजिनरी एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं इस सरफेस से एक एरिया वेक्टर हम क्या ले लिए, ये। तो ये जो एरिया वेक्टर है हमारा सरफेस से हमेशा क्या होगा, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम यूनिट एन कैप में लिखते हैं। एन कैप का मतलब होता है यूनिट एरिया वेक्टर, मतलब ये सरफेस किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, ये उसका यूनिट एरिया वेक्टर बताएगा। तो खैर ये समझ गए कि एरिया वेक्टर किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले ये समझना होगा कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो फ्लक्स हम वाटर फ्लक्स भी बोल सकते हैं, जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। वाटर फ्लक्स का मतलब ये होता है कि एक गिवन सरफेस से पर सेकेंड कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो कर पाएगा। देखिए वाटर के फ्लो को हम बोलते हैं, पानी के बहाव को क्या कह सकते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर बोल सकते हैं। बट एक गिवन एरिया से पर सेकेंड कितना वॉल्यूम पानी क्रॉस कर रहा है, उसे कहेंगे वाटर फ्लक्स। मिसाल के तौर पर आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको मान लीजिए एक क्यूब है, इसमें जो ये एरो दिख रहा है, मान लीजिए कि थोड़ी देर तक ये जो एरो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आप देख रहे होंगे जैसे ये एरो इंटर करता है तो ये एरिया से, ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, उस सरफेस से क्या हो रहा है, क्रॉस करता हुआ दिख रहा है एरो। ये सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये सरफेस से क्या हो रहा है, ये मान लीजिए ये एरो क्रॉस कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा एक क्यूब है और क्यूब के एक फेस से पानी फ्लो कर रहा है, मतलब यहां से पानी बहता हुआ आ रहा है, क्यूब के एक सरफेस से फ्लो होना चाह रहा है। तो भाई ये पानी का बहाव इस सरफेस से एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, मींस हाउ मच मिलीलीटर और हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन फ्लो फ्रॉम दिस सरफेस इन 1 सेकेंड इज नोन एज वाटर फ्लक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्लक्स का मतलब ये होता है किसी चीज के भी किसी एरिया से क्रॉस करना। फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अगर मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक गिवन एरिया से, एक गिवन से मतलब आपका सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा, इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, सिंबल फाई से, है ना, फाई ई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आप पढ़िएगा वो होता है ई डॉट ए। अब मन में सवाल होगा कि ये फॉर्मूला हमारा ई डॉट ए क्यों आया, ई क्रॉस ए क्यों नहीं आया, सिंपली ई ए क्यों नहीं आया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया। तो इस बात को समझते हैं।
तो हम जैसा समझा रहे थे आपको, मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए कि यहाँ पे इस सरफेस से पानी फ्लो कर रहा है। तो भाई अगर इस सरफेस से हमको पानी अंदर करवाना है, मतलब इस हमको क्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इंटर करवाना है, तो पानी ऐसे बहेगा, ज़्यादा पानी आएगा, या फिर पानी ऊपर से बहता हुआ पानी यहाँ पे आएगा जो क्यूब के अंदर जाएगा, जबकि ओपनिंग सिर्फ यहाँ पे है। मिसाल के तौर पर ओनली ओपनिंग इस फेस में है और कहीं ओपनिंग नहीं है। अगर पानी इस डायरेक्शन में आएगा, क्या एक भी पानी का बूंद इस क्यूब के अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई ओपनिंग तो यहाँ पे है, तो पानी का बूंद क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में पानी आए तो भाई ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा। उस डायरेक्शन में हमें क्या देगा? अगर इस डायरेक्शन में आए तो ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटर कर पाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में आए तो थोड़ा सा भी पानी नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या हो अगर पानी अगर कुछ एंगल से आए, तो मिसाल के तौर पर कुछ एंगल से आए तो थोड़ा सा पानी इंटर कर जाएगा, थोड़ा सा पानी नीचे रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एंगल से पानी कम जाएगा, और सरफेस से अगर पानी परपेंडिकुलर आए तो ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा। सरफेस से परपेंडिकुलर, हाँ, सरफेस से परपेंडिकुलर पानी आए तो ज्यादा आएगा। और अगर इस सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस से पैरेलल पानी आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा। सरफेस से, ये सरफेस है हमारा, और सरफेस से पैरेलल मतलब ऐसे पानी आएगा, तो पानी बिल्कुल भी इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी इंटर करने के लिए सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या लॉजिक है इस फॉर्मूला पे, तो उस लॉजिक को पहले समझते हैं कि इसका उससे क्या रिलेशन है। आप जो ये देखे, वाटर देखे, अब ये फ्लक्स का इस चीज से क्या रिलेशन है उस चीज को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए ये समझना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि कोई भी सरफेस का जो ओरिएंटेशन उसका एरिया वेक्टर बताता है, यूनिट एरिया वेक्टर बताता है। और यूनिट एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस का ओरिएंटेशन पता करना है तो उसको एन कैप से पता करना है कि किस पोजीशन में सरफेस रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इससे, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचना पड़ता है, अगर ये हमारे लिए फ्रंट है तो उसका जो बैक साइड होगा वो हमारे बैक होगा। तो अगर इसका आउटवर्ड की तरफ बाहर के लाइन अगर एन कैप ड्रॉ कर दें तो ये जो एरिया वेक्टर है एन कैप, ये सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ बता रहा है। उसी तरह आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, जो सरफेस का एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है, क्योंकि ये हमारे लिए फ्रंट है, जैसे इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बाहर निकलेगा। तो भाई एरिया वेक्टर जो है तुम दिख रहा है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को इंटर करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मूव करे और एरिया वेक्टर उधर परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को इंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब किसी एक गिवन एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी क्रॉस करेंगे जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मतलब 0 डिग्री में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, 0 डिग्री में ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, मतलब ज्यादा फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या है? गिवन एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। तो ज्यादा फ्लक्स तब होगा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 0 डिग्री का हो, और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा? ये मिनिमम हो जाएगा, नहीं के बराबर होगा। अब इसको लॉजिकली समझते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका वैल्यू 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 90 डिग्री पे यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाता है। तो आज पता चलेगा ये कोस थीटा है। कोस थीटा का 0 पे 1 होता है और कोस 90 पे वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कोस थीटा के कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली कितने एरिया से क्रॉस कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और कोस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है EA कोस थीटा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा फ्लक्स है। याद रहे ये A जो है ना, ये किसका डायरेक्शन बताता है? एन कैफ ये A का डायरेक्शन बताता है, मतलब एरिया वेक्टर बताता है, और E है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और A जब ये 0 डिग्री पे हो सबसे ज्यादा होगा, और 90 डिग्री पे हो तो एक भी फ्लक्स इंटर नहीं करेगा, मतलब ये कोस थीटा डिपेंडेंट है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पता चलेगा EA कोस थीटा इज नथिंग बट E डॉट A होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है E डॉट A। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? हाउ टू डिफाइन इट, है ना? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया।
कि मतलब एक यूनिट एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये फिगर देखिए आप, जैसा कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो ये फिगर में क्या दिख रहा है कि ये सरफेस में, जब ये सरफेस परपेंडिकुलर था, मतलब सरफेस परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ, मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है, अगर आप देखिएगा यहां पे जो एरिया वेक्टर है सरफेस से, ऑब्वियसली एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस अगर 0 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन पे 0 डिग्री पे, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से गिनिए, बहुत सारा। लेकिन जैसे ही कुछ एंगल में रख दिए हैं, ये ऊपर का 2 फील्ड लाइंस छूट गया है, नीचे का 1 फील्ड लाइंस छूट गया जो इससे क्रॉस नहीं किया, मतलब फील्ड लाइंस कम हो जाता है एंगल पे, है ना। ऑब्वियसली कोस थीटा है जिसका वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होता है और 30 डिग्री 45 डिग्री पे धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज होता है और 90 पे पूरा 0 हो जाता है। अगर इसको हम पूरा सीधा कर देते हैं तो फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाता, कोई भी फील्ड लाइंस इंटर नहीं कर पाता, इसीलिए कोस थीटा डिपेंडेंट है। उम्मीद करते हैं आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज गॉस थ्योरम। तो गॉस आप जैसा कि देख रहे हैं, इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, है ना। इनके बारे में सुने होंगे आप कोई टीचर से, कि इनके बारे में बहुत एक फेमस सा स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल स्टोरी है। अब कितना सच्चाई आप पता लगा लीजिए। वो स्टोरी ये है कि जब ये स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहे थे तो उनकी जो टीचर थी, बच्चों को क्या किए थे कि वो टीचर थोड़ा बोर हो गई थी, तो बच्चों को ये करके होमवर्क दे दी थी। क्या दे दी थी कि बोली थी कि जो नंबर्स है, मिसाल के तौर पर वो बोल दी कि 1 से लेके 100 तक का जो नंबर है उनको सम करके बताओ कितना आएगा, ताकि वो टीचर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ था कि इनको सजा देने के लिए किया गया। तो बहुत सारा स्टोरी है, अब कितना सच है आप पता लगा लीजिए। और वो ये था कि मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 100 तक को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा। तो गॉस क्या किए थे, इन नंबर को तुरंत बता दिए थे कि इन नंबर को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा। और वो गॉस एक फॉर्मूला दिए थे n × n + 1/2, जिसको हम लोग अभी सम ऑफ एपी में पढ़ते हैं। सम ऑफ एपी में कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि सम ऑफ एपी में क्या होता है, फॉर्मूला Sn निकालने के लिए पढ़े होंगे कि n/2 a + l, बोले तो लास्ट टर्म। तो n/2 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा होगा आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस। अब पहला टर्म भी 1 ही है ना। और l क्या मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। मान लीजिए लास्ट टर्म जो है वो है हमारा nth टर्म, जो कि हमारा कितना है, 100 है। अब ये फॉर्मूला को पुट कर लिएगा, n यहाँ पे ऑब्वियसली कितने टर्म्स होंगे, n का मतलब 100 है, यहाँ पे n का मतलब 100 है, तो ये हो गया 100/2 101। अब इसको सोल्व कीजिए, जितना आंसर आएगा ये सॉल्यूशन। उसी तरह यही फॉर्मूला हम पुट करेगा उतना ही आएगा, 100/2 100 + 1। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा मैच कर गया, क्योंकि 101 × 100/2। तो ये फॉर्मूला बहुत फेमस है जो कि हमारे गॉस दिए थे, मतलब ये स्टैंडर्ड 6 में भी बहुत टैलेंटेड थे, है ना। तो ये स्टोरी इनके बारे में बताया जाता है। खैर अब आते हैं कि इन्होंने क्या थ्योरम दिया, क्या है गॉस थ्योरम। कि जैसा कि हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि क्या है गॉस थ्योरम। ये देख रहे हैं आप, है ना। गॉस का मानना था कि मान लीजिए एक हम पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को हम एक इमेजिनरी सरफेस के इनक्लोज्ड कर दें, मतलब इमेजिनरी सरफेस से इनक्लोज्ड कर दें। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दें। क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, याद रखिएगा गॉस थ्योरम शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे स्फीयर इसलिए लिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो कि हम जनरली उसको एक स्फेरिकल इन शेप मान रहे हैं चार्ज को, तो उस चार्ज को अगर पूरा कंप्लीटली ढकना है थ्रू आउट, तो हम मान लेते हैं कि चलिए एक सिमेट्रिकल सरफेस, हम एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए जो कि एक इमेजिनरी सरफेस है ना। ये इमेजिनरी सरफेस है जिसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉस का मानना था अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर रख देंगे, मतलब कोई क्लोज सरफेस के अंदर रख देंगे, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज को रख देंगे तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा बराबर होगा 1/ε टाइम्स नेट चार्ज का। क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, है ना, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। अब ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, गॉस का मानना था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब बोलोगे सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है जो अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम? ई डॉट ए, बोले तो ई डॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी पढ़े थे, ई डॉट ए। तो ई डॉट ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों लिखेंगे? वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम ई को बाहर निकालेंगे और ds को इंटीग्रेट कर देंगे, ds का मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया मान रहे हैं, है ना, या da भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है, ds da कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जनरली हम डेरिवेशन से ds में करते हैं तो इसीलिए ds लिख ले रहे हैं, बाकी आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ds को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब छोटे से एरिया के एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है ना। तो इसीलिए ई डॉट ए और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का बात मतलब दोनों सेम है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी कह सकते हैं। तो गॉस का क्या मानना था? गॉस का मानना था कि सरफेस इंटीग्रल, व्हाट डज सरफेस मीन्स, मतलब एरिया के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे ds का मतलब वहां पे था एरिया, तो मतलब सरफेस के अकॉर्डिंगली अगर हम सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे, किसके, मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ निकलेगा, हम थोड़ा सा कट लगा दिए, मतलब यहाँ पे अब बोलोगे सर निकलेगा कैसे, ये तो बंद है ना। मिसाल के तौर पर मान लीजिए सरफेस पूरा बंद है और इस थोड़ा सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस में हम थोड़ा सा कट लगा दिए, थोड़ा सा होल कर दिए, तो उस होल से फील्ड लाइंस निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। और उस फील्ड लाइंस जो निकलेगा, इस होल से आप जो देख रहे हैं वहां से जो फील्ड लाइन निकलेगा, वो गोस का मानना था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस जो होगा, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरा का पूरा सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो हमेशा बराबर होगा Q बाय एप्सिलॉन नोट का। मतलब अंदर में जितना चार्ज रखें, यहाँ पे कैपिटल Q लिखे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल Q लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या किसके बराबर होगा? द नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस के इनक्लोज में जो चार्ज रखा हुआ होगा, इससे अगर टोटल फ्लक्स माने, फ्लक्स का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टोटल सरफेस से जो निकलेगा, पूरे का पूरे स्फीयर से जो निकलेगा, वो हमेशा बराबर होगा Q बाय एप्सिलॉन नोट का। मतलब स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखे थे डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी इन एयर। मतलब ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा स्फीयर के शेप पे, स्फीयर के साइज पे, स्फीयर के रेडियस पे। देखिए कहीं पे भी रेडियस वाला टर्म नहीं आया, तो इसका मतलब खाली डिपेंड करता है कि अंदर में कितना चार्ज रखा हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। ये है हमारा गॉस थ्योरम, जिसको मैथमेटिकली लिखते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नोट। अब सवाल ये है कि इस बात का क्या प्रूव है, तो चलिए प्रूव करके दिखाते हैं, जिसको कहेंगे डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये प्रूव करके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए यहां पे हमारे पास हमने एक गॉसियन सरफेस रख लिया, ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस को आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा डॉटेड लाइन से बनाइए। हमने तो ऐसा बना दिया, आप ऐसे डॉटेड लाइन से बनाइएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर में हम यहाँ पे एक चार्ज रख दिए जो कि प्लस Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिए। तो ये जो प्लस Q चार्ज है, और मान लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा कट लगा दिए एरिया का, जिसको हम बोल रहे हैं कि ds, एरिया का कट लगा दिए, है ना। जो ds हमारा छोटा सा एलिमेंट क्या है, एरिया का ds है, और जिसका डायरेक्शन n कैप, मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से, इस एरिया से जो फील्ड लाइंस निकलेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहाँ पे निकलता है, बाहर की तरफ। हम लोग जानते हैं इस बात को कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलता है, और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ आता है फील्ड लाइंस। तो अगर इस डिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो जो रेडियस है इस स्फीयर का, वो मान लेते हैं स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, हमने स्मॉल r रख लिया।
तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, मान लीजिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो गॉस के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए प्रूव करके देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप चाहेंगे थोड़ा डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि लेट अस टेक ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस s एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट ds वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E डॉट a, या फिर हम लिख सकते हैं कि E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन। ये गोल का मतलब है क्लोज्ड, है ना, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए एक सिंबल यहाँ पे हम सर्कल दे रहे हैं, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, है ना। अब अगर इसको देखिएगा तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, मतलब अंदर में जो चार्ज रखे हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, वही प्रूव करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो लिख सकते हैं ना ई डी एस कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जब ई डी एस कोस थीटा लिखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का और हमारा जो स्मॉल एलिमेंट जो एरिया लिए उसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एन कैफ और ई का सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल जो हो जाएगा वो हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि कोस 0 हमारा 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास मिलेगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस। अब यहाँ पे एक बात बताना है आपको, यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम कूलम्स लॉ को। तो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कूलम्स लॉ। जब हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, वी ऑल नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। चूंकि E निकाल रहे हैं तो कूलम्स लॉ को अप्लाई करने से E का वैल्यू लिखेंगे। E का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है यहाँ सरफेस से कितना निकल रहा है, सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो चार्ज से कितना डिस्टेंस में, R डिस्टेंस में है, तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू ds का मतलब होता है छोटा सा एलिमेंट, अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। और आपको पता होगा कि जो हमारा आपका जो स्फीयर दिख रहा है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो जब आप कैंसल्ड आउट कीजिएगा यहाँ से R स्क्वायर को 4 पाई को, तो यू विल बी गेटिंग Q बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज प्रूव्ड, है ना। यही बताया गया था गॉस के द्वारा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, या फिर कहेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस मतलब एरिया के अकॉर्डिंगली इंटीग्रल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज। इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम, जो कि आप देख रहे हैं प्रूव हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ चीजें हैं जो गॉस थ्योरम के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस से वो कभी डिपेंड नहीं करेगा शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस से। इसका मतलब होता है कि गॉस लॉ शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता गॉसियन सरफेस का, मतलब वो स्पेरिकल होगा कि क्यूबॉइडियल होगा उससे कभी डिपेंड नहीं करेगा। वो हमेशा डिपेंड करेगा कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम। दूसरा, if some charges are inside and outside the Gaussian surface, then the total electric flux will be 1 by epsilon naught times the net charge inside the Gaussian surface। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस में यहाँ पे हमको रखा हुआ है -2 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है 3 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है +4 कूलम, और बाहर में रखा हुआ है यहाँ पे 7 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है 2 कूलम। अगर आपको जानना है कि इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू के क्लोज सरफेस के अंदर कितना रखा हुआ, क्लोज सरफेस के बाहर कितना रखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है इफ सम चार्जेस आर इनसाइड एंड आउटसाइड, कुछ चार्जेस अंदर हैं और कुछ चार्ज बाहर हैं, तो गॉस जो है द गॉसियन सरफेस, देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हमेशा 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स होगा किसका, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, हमेशा अंदर में। तो नेट चार्ज कितना है,
अब देखिए 4 कूलम प्लस 3 कूलम इज 7 कूलम, 7 कूलम माइनस 2 इज 5 कूलम। तो क्या हो जाएगा 5 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 8.85 इंटू 10 पर माइनस 12, तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 और 7 कूलम पर डिपेंड नहीं करेगा, यही मतलब है गॉस थ्योरम का। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो ये है कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब क्या हम कूलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एक गॉसियन सरफेस ले लीजिएगा। मान लीजिए हम एक गॉसियन सरफेस ले लिए, है ना, वही डायग्राम। उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ से छोटा सा एलिमेंट को कट कर दिए, मान लेते हैं ds है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, और n कैप जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेगा। तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना, कूलम्स लॉ। किससे? गॉस थ्योरम से। इसका मतलब गॉस थ्योरम प्रूव्ड है, अभी गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव करना था। क्या लिखना होगा? अप्लाइंग कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ से निकालना है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस लॉ से निकालना है ना। अप्लाइंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम कहिए। तो गॉस थ्योरम से क्या प्रूव करना है? कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। तो व्हाट इज गॉस थ्योरम? फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसी का यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है कूलम फोर्स, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये प्रूव्ड है, मतलब गॉस लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ई डी एस कोस कितना डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब कोस 0 होता है 1, तो ई को बाहर निकाल देंगे, फिर से हमारे पास आ जाएगा डी एस, यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ एक गलती नहीं करना है, वो गलती ये कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा तो कूलम्स लॉ प्रूव कैसे कीजिएगा? क्योंकि कूलम्स लॉ प्रूव करना है, हमें यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं करना, उसको यूज नहीं करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट नहीं करेंगे। तो ds जो है, ds का इंटीग्रेशन मतलब ये छोटे से सरफेस का पूरा अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, और मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो यू विल बी गेटिंग 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको रीअरेंज कर दीजिएगा तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि बहुत फेमस है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जो कि कूलम्स लॉ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बट कूलम्स लॉ को अगर अच्छे से लिखेंगे तो फोर्स के बारे में लिखेंगे। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है जब कोई भी एक टेस्ट चार्ज को, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पर फोर्स लगाना है तो एक छोटे से चार्ज को लेके आना पड़ेगा। जब ये टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के सामने लाएंगे, तो चूंकि ये भी पॉजिटिव अगर मान लीजिए, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन क्रिएट होगा। तो क्या होता है भाई फोर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने में एक टेस्ट चार्ज को लाया जाए, तभी फोर्स एक्सपीरियंस होगा। F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई लिखिएगा, तो क्यू नॉट इंटू ई क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी ऊपर में प्रूव किए। पुट कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यही तो है हमारा कूलम्स लॉ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिखिए, क्यू नॉट क्यू लिखिए, चलेगा। तो यही हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया? हम प्रूफ कर दिए कूलम्स लॉ को, किससे? गॉस थ्योरम से। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को समझने के लिए वो कर लेते हैं। वो ये क्वेश्चन ये है कि ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज। क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ है, तो क्यूब के अगर सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। ये चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मान लीजिए क्यू चार्ज सेंटर में रखा हुआ क्यूब का। तो बोल रहा है कोई एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, कोई एक फेस से, पूरा का पूरा क्यूब से नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा क्यूब से कितना निकलेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अभी पढ़े ना कि गॉस थ्योरम क्या होता है, वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता हमेशा। अगर पूरा क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड करता है क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरा का पूरा फेस से। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स थ्रू
6 फेस, फ्लक्स थ्रो 6 फेस, मतलब टोटल 6 फेस होते हैं ना, पूरा का पूरा 6 फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब जो हुआ कि एक फेस से कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स Q बाय एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 6 फेस से Q बाय एप्सिलॉन नोट, एक फेस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से आपका निकल रहा है, 6 से निकल रहा है इतना, एक फेस से वहाँ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1/6 टाइम्स Q बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये है हमारा गॉस थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो यहीं से हमारा क्लास को हम खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।